हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अच्छे नहीं है तो अच्छे रहिए और पढ़ाई करते रहिए आप सभी लोग, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है। ठीक है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और क्लास को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो पीटी बस से पीटी की तैयारी कर रहे हैं। उनकी उनकी भी मदद हो जाएगी। बाकी चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं। प्रैक्टिस सेट की शो वाली क्लास में आपके जीके जीएस के 30 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और आंसर दीजिएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। पहले पे आंसर दीजिए, आपसे कैसे उत्तर कर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी किसने की थी। दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, राजा राम मोहन राय ने, दादा भाई नौरोजी ने। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चारों ऑप्शन को देख के बताइए। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक है। जिसका भी ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1879 ईस्वी में। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने की थी इसकी स्थापना। वे मानवतावादी विचारक थे तथा मानव की सेवा करना व्यक्ति का परम कर्तव्य बताया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में बताइएगा आप सही का सही उत्तर। ध्यान से देखिएगा आंसर उत्तर और बताने की कोशिश कीजिएगा। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे पर पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था वर्ष 1945 में, याद रखिएगा। इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू, टीबी, सप्रू, काटजू जैसे वकील शामिल थे। वकीलों ने इस पैनल की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई को दी थी। याद रखिए, जो ऑप्शन का यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वकील आपके सभी थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू भी थे, आपके जो टीबू सप्रू भी थे, काटजू जैसे भी वकील थे। लेकिन इसकी पैरवी आपसे पूछा है तो किसने की थी, भूलाभाई देसाई ने। याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली है, बताइए। वक्राकार ईंटें आपसे पूछा है सिंधु सभ्यता में आपको कहाँ से मिली है, बताने की कोशिश की। आपका तीसरे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है। तो तीसरे पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही कर लिए, चौधरों से। ठीक है। वक्राकार ईंटें आपकी मिली है चौधरों से सिंधु सभ्यता में। तो जो ऑप्शन आपका आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे पे आंसर दिया, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था, बताइए। आंसर दीजिए आप सही का, चौथे पर सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, धर्मपाल ने। ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दे दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ क्या पूछा गया बताने की कोशिश कर। आंसर देते हुए चलिए साथियों। कालीबंगा किस राज्य में है, बताइए। कालीबंगा आपका किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा की बात करें तो आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ एक प्रागैतिहासिक काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों से जूता हुआ खेत, अग्निवेदिकाएं भी आदि आदि सभी प्राप्त हुई है वहां से, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए। छठे पे आंसर दिए, आप सही कैसे जीतेगा। कौन सी ईस्वी में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी, बताइए। किस ईस्वी में आपके हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली बार सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी।
तो 1798 ईस्वी में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका भी दिएगा आपका ध्यान से देख लीजिए। 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली बार सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देते हैं। सातवें पे आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। किसने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी, बताइए। किसने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी आपकी। तो जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था, जिसे भारत में सिविल सेवा सिविल सेवा का जनक माना जाता है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर, ध्यान से देख लीजिए, लॉर्ड कार्निवाल कार्नवालिस, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका सही उत्तर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवें पे आंसर दिए, आप सही उत्तर कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बिपिन चंद्र पाल, और आपका बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, बताइए कौन सा आंदोलन इन तीनों को द्वारा शुरू किया गया था। तो आपका स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका सही उत्तर, ध्यान से देखिए, स्वदेशी आंदोलन था जो लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। और तीनों को तीनों आपके गर्म दल के नेता थे, याद रखिएगा। नौवे पे आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी, बताइए। स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो आपका जो हैदराबाद की रियासत थी सबसे बड़ी थी, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका विस्तार भारत के 4 वर्तमान राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में था, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें पे आंसर दिए, आपसे का सही उत्तर, ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बताइए। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी वर्ष 1924 में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है, 1924 में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। वह पहली तथा अंतिम बार इस अधिवेशन में अपनी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिएगा आपका सही, पहली और अंतिम बार बने थे कहाँ, बेलगाम के अधिवेशन में, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वें बताया जाएगा सही, तो ध्यान से देखिएगा, आंसर बताने की कोशिश कीजिए। भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदर वन पाए जाते हैं, बताइए। भारत के निम्न में से किस राज्य में आपके सुंदर वन पाए जाते हैं। तो सुंदर वन की बात करें तो आपका जो आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पाया जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका सही उत्तर जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाया पे आंसर दिया, सही उत्तर का ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा। निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है, बताइए। निम्न में से किस नदी पर आपका हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है, बताने की कोशिश की, आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हीराकुंड की बात करें तो आपका महानदी पर, ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे ये दिया गया आपका सही उत्तर, ध्यान से देख लिए, ये महानदी पर आपका बना है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 पे आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश का, आंसर देते हुए चलिए साथियों साथ साथ। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, बताइए। निम्न में से कौन सा आपका विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
14 पे आंसर दीजिएगा। आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है बताइए? मधुबनी लोक कला शैली आपका किस राज्य से संबंधित है पूछा है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मधुबनी की बात करें तो आपका बिहार राज्य का, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ये दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देख लिए, बिहार राज्य का आपका लोक शैली है। यह मुख्य रूप से मिथिला की पेंटिंग जिसमें हिंदू देवी देवताओं जैसे कृष्ण, राम लक्ष्मी, शिवा, दुर्गा एवं सरस्वती आदि के चित्र बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ की फसल है, बताएं कोशिश किया 15 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? खरीफ की आपकी फसल पूछा, बताएं कोशिश की सही उत्तर क्या हो जाएगा 15वें पे? तो खरीफ की फसल की बात करें तो आपका धान, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और खरीफ की और फसलों की बात करें तो जैसे आपका मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना तथा मूंगफली जैसे भी फसलें आती हैं इनमें। और इनमें जो जून जुलाई में वो बोई जाती है, जून जुलाई के महीने में इनकी बुवाई होती है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 पे आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनाजक संपत्ति जो पिछले और कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह किससे जुड़ी हुई है बताइए? अनाजक संपत्ति जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह किससे जुड़ी हुई है, बताने की कोशिश की। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपकी जुड़ी है बैंकिंग प्रतिष्ठान से, ये जो ऑप्शन का बी दिया गया आपका राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिए, जो अनाजक संपत्ति जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह किससे जुड़ी है, तो बैंकिंग प्रतिष्ठान से। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 बताया सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य किसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति है बताइए? 17 को ध्यान से पढ़िए, आंसर बताने की कोशिश की, सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य किसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, बताने की कोशिश की, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य है शहरी गरीब आबादी का, ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से कम आय वर्ग के लोगों जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराकर उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करते हुए उन्हें निरोगी बनाना है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपके यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 पे आंसर दिए, सही उत्तर ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है बताइए? मध्याह्न भोजन योजना का आपका उद्देश्य क्या है? मिड डे मील स्कीम, बताइए इसका सही उत्तर क्या? मिड डे मील स्कीम का आपका उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन योजना का आपसे उद्देश्य पूछा है तो बताने की कोशिश की, आपसे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसकी बात करें तो आपका बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषिका स्थिति, ठीक है, पोषकीय स्थिति जो ऑप्शन है आपका आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लिया, बच्चों की उच्च धारणा दर और उच्च पोषकीय स्थिति को प्राप्त करना है इसका मुख्य उद्देश्य। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 पे आंसर दीजिए सही उत्तर। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी बताइए? 12वीं पंचवर्षीय योजना की आपकी अवधि पूछा है तो बताने की कोशिश की, सही उत्तर क्या होगा साथियों? ध्यान से बताइएगा इसका सही उत्तर। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करें तो आपका 2012 से 2017 तक, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, इस पंचवर्षीय योजना में प्रतिवर्ष 10% की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछले बताइए आपसे कैसे, ध्यान से देखिए और आंसर देने की कोशिश की आप सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है? आंसर देते हुए चलिए साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है बताइए? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में आपके देखिए टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जो पुजारी है आपका प्राथमिक क्षेत्र से नहीं जुड़ा हुआ, तो जो ऑप्शन आपके यहाँ पे डी दिए गए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया।
21वें पे आंसर दिया आप सही का सही उत्तर का। किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा, बताइए। किन आधारों पर आपका राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेगा। तो इसकी बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 156 तीन के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करेगा, अर्थात राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष से पहले भी पदच्युत किया जा सकता है, परंतु इसका आधार क्या होगा, इस विषय में संविधान मौन रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल की पदच्युति के आधार पर संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, याद रखिएगा। लेकिन जो आपका राष्ट्रपति है वो एक अनुच्छेद 156 3 के अनुसार उसको पदच्युत कर सकता है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वें पे आंसर दिया आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, बताइए। राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या आपसे पूछा है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। आंसर देते हुए चलिए। तो इसकी बात करें तो आपकी जो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया 550 सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या की आपकी अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 550, ध्यान रखिएगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। इस पे आंसर दिए आप सही कर सकते हो, ध्यान से पढ़िएगा, बताने की कोशिश कीजिए और साथ साथ आंसर देते हुए चलिए आप सभी लोग। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा का है। आप सभी को कई बार ये क्वेश्चन कराया गया है, तो बताने की कोशिश कीजिए। B.R. अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का आत्मा और हृदय का है। तो जो आपके अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आपका बताया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा और हृदय। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। और चलिए इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछा है, आंसर देते हुए चलिए साथियों। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, बताइए। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आपका पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो इसकी बात करें तो आपका 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। कब हुआ था, 1976 ईस्वी में, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में आपका पंथ निरपेक्ष, समाजवाद एवं अखंडता, ये 3 शब्द थे जो जोड़े गए थे, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25वें पे आंसर दिया आपसे सही उत्तर का। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर देते हुए चलिए। तो इसका 17वां सम्मेलन की बात करें तो आपका मार्गेरिटा में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया देख लीजिए, यहाँ पे हुआ था मार्गेरिटा में, मार्गेरिटा डू वेनेजुएला में आयोजित किया गया था इसका। इस सम्मेलन में आपके 120 सदस्यों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देते हैं। 26 पे आंसर दिया सही उत्तर क्या आ जाएगा, ध्यान से बताइएगा इसका, ध्यान से पढ़िए आंसर देने की कोशिश की। रेडियोधर्मी धातुओं के लिए विशेष पाउडर को डेवलप के रूप में जाना जाता है, बताइए। रेडियोधर्मी धातुओं के लिए विशेष पाउडर को डेवलप के रूप में जाना जाता है किसको, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। तो रेडियोधर्मी धातुओं की बात करें तो विशेष पाउडर के रूप में आपका टर्नी टर्नेरी यूटेक्टिक क्लोराइड को, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया, ध्यान से देखिए, टर्नेरी यूटेक्टिक क्लोराइड को जाना जाता है, तो ऑप्शन जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 पे आंसर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से पढ़िएगा, बताइएगा। SI, P और S और Cl आवर्त सारणी में आते हैं, बताइए कहाँ पर। SI, P, S और Cl का स्थान आपका कहाँ आता है आवर्त सारणी में, बताने की कोशिश कीजिए। तो इनका स्थान की बात करें तो आपके तीसरे
ठीक है। जो ऑप्शन में आपका तीसरे आवर्त में आते हैं सभी, तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया आपका सही उत्तर का। तीसरे आवर्त में आपका तीसरा कोष यानी कि एम कोष कर्मोत्तर से भरा होता है। तथा इसमें 3 कोष के एल एम होते हैं, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। पाचन के बाद पेप्टॉन किसमें परिवर्तित होता है, बताइए। पाचन के बाद आपका जो पेप्टॉन होता है किसमें परिवर्तित होता है, बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पेप्टॉन आपका परिवर्तित होता है अमीनो अम्ल में, ठीक है। जो ऑप्शन आपके यहाँ पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 29वां नंबर क्वेश्चन है, इस पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या होता है। ध्यान से पढ़िएगा, बताइए। छोटे छिद्रों वाले गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के किसके बराबर होती है, बताइए। छोटे छिद्रों वाले गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के किसके बराबर होती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। त्रिज्या जो होती है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, त्रिज्या इक्वल टू 2 इंटू आपकी जो फोकस दूरी होती है उसके बराबर होती है। जो फोकस दूरी होती है यहाँ पे, ठीक है, अब समझ लिया। मैं सिर्फ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फोकस दूरी के बराबर होती है तो आपका 2 गुने के बराबर होती है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका आपका ये दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। छोटे छिद्र वाले गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के किसके बराबर होती है, तो 2 गुने के बराबर थे, ठीक है। इसका सूत्र होता है त्रिज्या इक्वल टू 2 इंटू फोकस दूरी, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन और देखते हैं क्या पूछा गया है। आखिरी क्वेश्चन है, इस पे आंसर देने की कोशिश की, सही उत्तर क्या हो जाएगा। कण बोसॉन नाम का संबंध है किससे, बताइए। कण बोसॉन नाम का संबंध आपका किससे हो जाएगा, बताने की कोशिश की, सही उत्तर क्या हो जाएगा तीसरे पे। तो इसकी बात करें तो आपका आ, बोसॉन 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 वे कण हैं जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी का पालन करते हैं, और इनका जो प्रचकण 0 1 2 होते हैं बोसॉन कहलाते हैं, ठीक है। बोसॉन कण का नाम प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिकी शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर, सत्येंद्र यानी कि एसन नाथ बोस के ऊपर रखा गया है। जो ऑप्शन आपका आपका बी दिएगा इस पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपका जो फीडबैक है, जो सलाह है, हमें अपनी जो कमेंट बॉक्स में उसमें दे सकते हैं। बाकी आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।